ये है बाबू चार्ट, ठीक है। आप इस चार्ट को बनाएंगे। अच्छा बताइए आप, मैं आपको इस तरह चार्ट के माध्यम से पढ़वाऊं या लिख लिख के पढ़ा दूं? है हाँ बिल्कुल ठीक है ना। तो आप देखिए, जब भी प्रश्न का नेचर होगा, मैं आंसर लिखवाऊंगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा, सिंपल प्रश्न बनेगा कि आदिकाल की विशेषता क्या है। इस तरह प्रश्न बनेगा कि आदिकाल की विशेषता, विशेषता, प्रवृत्ति, प्रवृत्तियां, ठीक है, या प्रासंगिकता, कता, ठीक है। ये तीनों, प्रासंगिकता वही समझा रहा हूँ, ये तीनों शब्द होंगे और कमीशन शब्द में फंसा देता है, शब्द में नहीं फंसना है। तीनों का मतलब एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है। कभी ये दे देगा, कभी ये देगा, कभी ये देगा, तो समझिए विशेषता ही पूछा जा रहा है। नहीं, विशेषता, विशेषता में प्रवृत्ति ही होती है। वहीं प्रासंगिकता यानी जो घटनाक्रम था, उस पोजीशन में क्या क्या वो साहित्यकार कर रहे थे और उसकी क्या उसमें ऑथेंटिसिटी थी। तो तीनों का मतलब सेम होता है, कंफ्यूजन नहीं होना है। कमीशन यही शब्द में फंसा देता है। एकेडमिक में नहीं पूछेगा, एकेडमिक में सीधे पूछता है कि आदिकाल की विशेषता बताएं। यहाँ पूछ लेगा, वहीं पूछ रहा है, लेकिन शब्द का जाल फेंक दिया, जाल फेंक दिया। जो बच्चे नहीं समझे हैं, अगर प्रासंगिकता, ये विशेषता पढ़े हैं, पूरा रट्टा मारे हैं नहीं, और इसके जगह पर एक वो शब्द डाल दिया, सब खत्म। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। कभी देखिएगा, प्रीवियस ईयर में कराऊंगा, आप लोग लेंगे। हाँ, एक और मैं बात कर दूं कि जब ये बुक्स लिए हैं ना, तो वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा। 20-25 रुपये में मिलता है, इतना पतला, समझे। बीपीएससी का ले लेंगे, उसमें क्वेश्चन देखेंगे कि किस साल किस तरह का प्रश्न पूछा है। तो तीनों का मतलब क्या है, एक ही है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। और जब भी इस तरह का सिंपल प्रश्न बनेगा, जब भी बनेगा आदिकाल की विशेषता, तो पहले क्या करना है आपको, पहले भूमिका लिख देना है। कितना, 50 से 60 शब्द का, यानी 5 से 6 लाइन का। उसके बाद ये चार्ट बना देना है, और चार्ट देखिएगा बहुत नॉर्मल याद हो जाएगा आप लोगों को, बहुत इजीली याद हो जाएगा। नहीं, चार्ट, सिर्फ चार्ट अगर सही बन गया तो हो सकता है एग्जामिनर आपको आगे क्वेश्चन आंसर पढ़े भी नहीं, क्योंकि जो चार्ट में है इसी का एक्सप्लेनेशन कर देना है, विशेषता आपका कंप्लीट। अगर चार्ट को समझ गए, चार्ट बनाने आ गया, तो समझिए 600 शब्द आपको आ गया, समझ गए ना। तो चार्ट का भी प्रयोग करना है, इसी तरह का चार्ट का प्रयोग करना है। और कितना प्रयोग करना है वो मैं बताऊंगा। इसमें कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन है, विशेष इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए नहीं है। एग्जामिनेशन में कितना चार्ट बना देंगे तो आपका काम चल जाएगा, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आंसर में चार्ट का प्रयोग करना है, डायग्राम का प्रयोग करना है, मैप का प्रयोग करना है, सब मैं सिखाऊंगा कि कहाँ किस तरह का प्रयोग करना है, ठीक है। क्या अभी पढ़े समझिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा, अभी यहाँ समझे। आदिकाल, अब आदिकाल में देखिएगा, आदिकाल का समय क्या हुआ, 1300 से 700 से 1350, 700 से 1350। और इसमें देखिएगा ये धार्मिक होगा, यहाँ कुछ मिसप्रिंट होगा। धार्मिक साहित्य, यानी आदिकाल में 3 तरह के साहित्य चलते हैं, 3 तरह के साहित्य चलते हैं। पहले को कहते हैं धार्मिक साहित्य, नहीं, धार्मिक साहित्य कहते हैं, कलर चेंज कर लें, नहीं, धार्मिक साहित्य कहते हैं। धार्मिक साहित्य का अर्थ होता है कि वो साहित्य धर्म से प्रभावित था, नहीं, और जो साहित्य लिखा जा रहा था वो लिखने वाले ही धार्मिक प्रणेता थे, धार्मिक गुरु थे, नहीं, उनके माध्यम से, धर्म गुरुओं के माध्यम से जिस साहित्य की रचना की गई उसको धार्मिक साहित्य कहते हैं, सिंपल अर्थ में, नहीं। और वहीं इसी समय रासो और चारण साहित्य, रासो चारण साहित्य का अर्थ होता है, आप लोग गांव में भाट को सुने हैं, भाट जानते हैं, भाट, हाँ, भाट जाति, नटुआ को जानते हैं, नेटुआ को, नट,
जो खेत में जब धान कटाई होता है, गेहूं कटाई होता है, तो ढोलक बजा करके मांगता है सब। नहीं, गांधी मैदान में शिविर जन बना करके नहीं, अब गाँव में कोई दे नहीं रहा है तो आकर के यहाँ मांगता है सब। नहीं, तो पहले भाट होता था, भाट चारण बोलते थे, उसी के कैटेगरी का होता था। जो गांव में वो खजड़ी होता है ना, ढोलक छोटा सा, नहीं डफली टाइप का, वो बजा करके लोगों को मनोरंजन करता था। बहुत एट्रैक्टिव माने वो क्षेत्रीय गाना गाता था, नहीं बहुत आकर्षित, बहुत लोगों को इकट्ठा कर लेता था। और अभी वही भाट चारण जो था ना, जो अपने यहाँ होता था, दिल्ली में जाकर के सब पंडित हो गया है, पंडिताई करता है सब दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली वाले को तो कुछ पता नहीं है, नहीं सिर्फ मंत्रोच्चारण कर देगा, अरे ये तो पंडित जी हैं। और वहाँ जा कर के टीका गेरुआ वस्त्र धारण करता है सब, बड़ा मान जान, क्योंकि वो पता है कि अब बिहार में गुंजाइश है नहीं, बिहार के लोग बुद्धिजीवी हो गए हैं, अब चलो जहाँ मूर्ख है वहाँ लूटो, तो खूब लूटता है सब। हम लोग को तो मिलता था, अरे क्या कर रहे हो, अरे भैया ऐसे मत बोलिए, हम यहाँ पंडित जी हैं, समझे, अपने यहाँ का मैंने जान पहचान का मिल गया वहाँ। अरे तुम लोग तो ये क्या कर रहे हो भैया, यहाँ पंडिताई करते हैं ना, आपको पता है वहाँ कोई देता नहीं है, और यहाँ एक जगह पूजा करा देते हैं तो कम से कम 551 मिल जाता है, समझे। और क्या कराते हो, कुछ मंत्र वंत्र पता नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं, उसको वो थोड़ी पढ़ा है सामने वाला। तो वही है भाट चारण, समझे। ये सब पौराणिक माने प्राकृतिक प्राचीन काल में यही सब गीत गा करके सामंत राजा का और जमींदार को मनोरंजन किया करता था सब पहले, समझे। तो उन लोगों के माध्यम से जिस साहित्य की रचना हुई, उसी में कुछ बुद्धिजीवी थे, उसको रासो या चारण साहित्य कहते हैं। ये साहित्यकार, चारण का अर्थ क्या है, घूमने वाला, घूम घूम करके लोगों को मनोरंजित किया करते थे, लोगों के प्रॉब्लम को सुनते थे, समझते थे और उसको साहित्य में रख देते थे, जिसको हम रासो और चारण साहित्य कहते हैं, ठीक है। और इनके अलावा एक लौकिक साहित्य आता है। लौकिक साहित्य का अर्थ है इसमें धार्मिक और रासो चारण का मिक्स है, दोनों का मिश्रण है, जिसको लौकिक साहित्य कहते हैं। ये लोग क्या है कि इनके साहित्यकार दरबारी भी होते थे और धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते थे। नहीं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे तो वो जनता के लिए कार्य करते थे, और दरबारी होने के वजह से राजा को खुश करने के लिए साहित्य की रचना करते थे, जिनको लौकिक साहित्य कहते हैं। अंतर ठीक क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ रासोचारण में देखिएगा कि रासोचारण साहित्य, अब देखिए यह प्रवृत्ति क्या है, सामंतवादी प्रवृत्ति है उस समय। नहीं, सामंत हैं, छोटे छोटे जमींदार हैं, यानी वहाँ पर देखिएगा राजा का वर्चस्व अपने आप में स्थापित हो रहा है। नहीं, और वहाँ पर आप देखेंगे कि शोषणकारी प्रवृत्ति है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, इसलिए वहाँ पर आन बान शान के लिए छोटे जमींदार अपने प्राण का, अपने वंश का भी नाश कर देते हैं, समझ गए ना। तो जब प्राण और वंश का नाश करते हैं तो युद्ध भूमि में जब जाते हैं, लड़ाई कर रहे होते हैं, तो जो ये रासोचारण साहित्यकार होते हैं, उनके युद्ध भूमि में वीरता को बढ़ाने के लिए साहित्य की रचना करते हैं। यानी ओज, जोश, शौर्य नहीं होता है कि कोई वैसा गाना, वैसा कविता सुने जिससे खून गर्म हो जाए, नहीं, एकदम मैं अंदर जो है वो एकदम उतावला हो जाए और सामने वाले पे वार करे, नहीं। तो उस तरह के साहित्य को हम लोग वीरता प्रधान साहित्य कहते हैं। जब राजा, छोटे सामंत, जमींदार युद्ध भूमि में जाते थे तो युद्ध भूमि में उनको, उनके जोश, उनके ओज को, उनके साहस को बढ़ाने के लिए जिस तरह की रचना होती थी उसको हम वीरता प्रधान कहते हैं, ठीक है। वीरता प्रधान काव्य। और वहीं सामंत और राजा जब अपने शयन कक्ष में, शयन कक्ष का अर्थ क्या होता है, घर में, अपने बेडरूम में होते थे, घर में होते थे, तो उनके मनोरंजन के लिए जिस साहित्य की रचना होती थी उनको श्रृंगार प्रधान काव्य कहते हैं। श्रृंगार प्रधान, श्रृंगार प्रधान में महत्व हो जाता है महिला के श्रृंगार का वर्णन, महिला के सौंदर्य का वर्णन,
महिला के नख शिख का वर्णन। नख शिख का अर्थ होता है पैर से लेकर के सर तक के सौंदर्य का वर्णन जिस साहित्य में किया जाए उसको श्रृंगार प्रधान साहित्य कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए श्रृंगार प्रधान साहित्य किसे कहते हैं, तो सिंपल तरीके से महिला के जिस साहित्य में महिला के सौंदर्य का वर्णन हो, महिला के नख से शिख का वर्णन हो, उसको साहित्य को हम लोग क्या कहते हैं, साहित्य श्रृंगार प्रधान कहते हैं। है? चर्चा होगा बाबू, अभी नहीं, उतना मत जाइए, धीरे धीरे हम आएंगे, सभी की बात करेंगे, समझ गए ना। तो उसको क्या कहते हैं, श्रृंगार प्रधान। यानी साहित्यकार श्रृंगार प्रधान काव्य के माध्यम से राजा सामंत और छोटे जमींदार को मनोरंजित किया करते थे। ठीक है, उस समय तो टीवी और ये सिनेमा हॉल अगर कुछ था नहीं, समझ गए ना, तो यहीं लोग महिला के सौंदर्य का वर्णन करके और उन लोगों को मनोरंजन किया करते थे। और राजा सामंत वो महिला के सौंदर्य का वर्णन सुन करके जब उद्वेलित हो जाता था तो सीधे जा करके दूसरे राजा के पत्नी को हड़प के लाता था, नहीं दूसरे राजा के लड़की को हड़प के लाता था। जाकी कन्या सुंदर देखी तापर जाए धरी तलवार, नहीं अल्लाह रुदल सुने हैं कभी गाँव में, अल्लाह रुदल का नहीं देखे, नटुआ नट सब जो होता है ना, ढोलक पे अल्लाह रुदल गाता है, तो वहीं जाकी कन्या सुंदर देखी तापर जाए धली तलवार। यानी जो जिसकी कन्या सुंदर रहती थी उसको जा करके उसके राजा का हत्या करके, उसके भाई का हत्या करके उस कन्या को हड़प के लाता था। नहीं, अगर वो मजबूत हो गया, दोनों से लड़ाई हो गई तो दोनों में अपने आप में कट मर के मर गए, समझ गए ना। तो ये सब स्थितियां थी वहाँ के राजा के। यानी आन बान शान के लिए युद्ध होता था, नहीं आन बान शान के लिए अपने वंश का नाश ये लोग करते थे। वहीं कहा जाता है, ये कहते हैं कि 13 बरस कुकुर जिए और 15 बरस जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार। जो क्षत्रिय 18 वर्ष से ज़्यादा का जीता था वो समझता था कि हमारा जीवन ही धिक्कार है। कहने का अर्थ है कि युद्ध भूमि में ही उसका माने समय बीतता था, और युद्ध जो करेगा वो तो आज नहीं तो कल मारा जाएगा, समझ गए ना। तो ये स्थितियाँ थी जिसको चारण साहित्य कहते हैं। और इसमें 2 तरह के काव्य देख लिए। वीरता प्रधान, जब युद्ध में जाने के लिए उनको उद्वेलित करने के लिए, उनका जोश बढ़ाने के लिए जिस साहित्य की रचना हो उसको वीरता प्रधान, और जब वो मनोरंजन के लिए साहित्य की रचना हो तो उसको श्रृंगार प्रधान। ठीक है, यहाँ देखेंगे अब धार्मिक साहित्य में 2 तरह की, एक बौद्ध साहित्य है और जैन साहित्य है। नहीं, बौद्ध साहित्य यानी बौद्ध धर्म का वर्चस्व था। ठीक है, बौद्ध धर्म का वर्चस्व कब से था जी? छठी बौद्ध धर्म का वर्चस्व कब था? पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सभी हिस्ट्री पढ़े हैं, ये उनको मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी हिस्ट्री पढ़े हैं। पहली बौद्ध संगीति बाबू ईसा पूर्व हुआ ना, याद पड़ रहा है? पहली बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व। किसके काल में? कालाशोक के काल में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी है, 383 ईस्वी। परवीन जी अरे ध्यान रखिएगा भैया। हाँ, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके काल में, कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। ठीक है, है? नहीं, अरे नहीं पढ़ना तो एंशिएंट थोड़ा नॉलेज आप देखिए। आप जीएस में जाएंगे, जीएस में क्वेश्चन पूछ देगा द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, है क्या? इंटरव्यू में नहीं पूछ सकता है, जीएस में है, जीएस में। हाँ, जीएस में तो नॉलेज रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तृतीय बौद्ध संगीति, हाँ तृतीय बौद्ध संगीति 251 में नहीं, और पहली फर्स्ट एडी में। कहाँ? कश्मीर के कुंडल वन में। किसके समय? हर्षवर्धन के समय। ठीक है,
तो ध्यान रखेंगे फर्स्ट एडी में ही, कहने का ये समझाने का अर्थ हुआ कि इसको समझे, फर्स्ट एडी में ही आकर के बौद्ध धर्म जो था महायान और हीनयान में बदल गया। नहीं, महायान और हीनयान में बदला। महायान हीनयान में बदला तो कहने का अर्थ है कि उसमें मतभेद हो गया, मतभेद होने की वजह से ही बदल गया। बदला तो फिर वो आकर के महायान शाखा में और विकृतियां आते गईं समय के हिसाब से। तो महायान ब्रजयान हो गया, ब्रजयान के बाद सहजयान हो गया, और वहीं सहजयानी शाखा के जो साहित्यकार थे वो सिद्ध साहित्य वाले कहलाए, सिद्ध साहित्य, समझेंगे? ठीक है। अब सहजयान की दो शाखाएं थी, एक सिद्ध कहलाए और एक नाथ कहलाए, समझ गया ना। सिद्धों का मानना था कि हम इस संसार में रह रहे हैं, नहीं तो सांसारिक जीवन का उपभोग करते हुए, सांसारिक वस्तुओं का उपभोग करते हुए हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अंदर समझना है। सिद्ध यानियों का यानी सहज यानियों का मानना था, सहज यानी के एक शाखा जो थे उनका मानना था कि हम इस संसार में जन्म लिए हैं तो सांसारिक वस्तुओं का उपभोग, यहाँ ध्यान देंगे, सांसारिक वस्तुओं का उपभोग करते हुए, सांसारिक जीवन यापन करते हुए हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी इन्होंने पंच मकार के सिद्धांत को अपनाया। पंच मकार का अर्थ क्या है? पांच म के सिद्धांत को अपनाया, जिसमें है मांस, मदिरा, मैथुन, मुद्रा और मत्स्य। यानी इन सब चीज़ों का उपभोग करते हुए हम ईश्वर की प्राप्ति की बात कर सकते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं ये सांसारिक जीवन को अपनाते हुए ईश्वर की बात करते हैं। इन्हीं का दूसरा शाखा जो था जिसको नाथ संप्रदाय कहा गया। नाथों ने कहा कि हम सांसारिक जीवन को अपनाते हुए ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर जो है यह आसक्त रूप में विश्वास करता है और यह पांच मकार के में विश्वास नहीं करता है, समझ गए ना। तो इसलिए इन्होंने सांसारिक जीवन को न अपनाने की सलाह दी और पांच मकार के सिद्धांत को नकार दिया। ठीक है, दोनों में अंतर। इन्होंने सांसारिक जीवन को अपनाया, पांच मकार के सिद्धांत को अपनाया, यानी कहा कि तुम खूब मांस खाओ, खूब मदिरा पियो, खूब ऐसा आराम करो, सांसारिक जीवन में खूब भोग विलास करो, क्योंकि ईश्वर का वास तुम्हारे अंदर होता है, आत्मा का निवास। इन लोगों का सिद्धांत है, मैं इनका सिद्धांत बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। इनका मानना था कि ईश्वर का निवास कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। नहीं, आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा का वास आत्मा के शरीर के अंदर होता है, ये मानते हैं। तो जब तुम अपने शरीर को खुश करोगे तो ईश्वर खुश होगा? नहीं, तो शरीर कब खुश होगा? जब जो नॉन वेज वाले हैं, नॉन वेज खाने वालों को एक सप्ताह नॉन वेज न मिले तो उनका मन मस्तिष्क लगता है ना डिमांड करने कि नहीं भैया आज तो मटन या चिकन होना चाहिए। नहीं, तो जैसे मिलता है तो उनका आत्मा संतुष्ट हो जाता है, नहीं एकदम मन तृप्त हो जाता है। वही हाल होता है मदिरा पीने वालों का। मदिरा अगर जिसको मिल जाए तो अरे क्या भाई, मदिरा के लिए तो सब चीज छोड़ सकते हैं हम। नहीं, मधुशाला वाली बात नहीं, तो मधुशाला तो वो कमेंट है। मैं एक बात कह रहा हूँ, शराबी को अगर शराब दे दीजिए तो उसके अलावा उससे आपसे बड़ा हित कोई है ये नहीं है। नहीं, तो कहने का अर्थ है, इनका मानना था कि तुम जब शरीर को खुश रखोगे तो ईश्वर भी खुश होगा, और जब ईश्वर खुश होगा तो सब चीज ठीक हो जाएगा। ठीक है, इनका मानना था। और इनका हसीद का, नाथ का मानना था ये सात्विक जीवन के तरफ प्रेरित किए। नहीं, ये नास्तिक है,
यानी सब चीज को अपना रहे हैं। और ये सात्विक जीवन को अपनाने के लिए या ये कहे कि तुम पंच मकार के सिद्धांत को छोड़ दो, नकार दिया इन्होंने, और कहा गृहस्थ जीवन को तुम अपना करके ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हो। पंच मकार का सेवन करके ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तुमको पंच मकार को छोड़ना पड़ेगा, गृहस्थ जीवन को छोड़ना पड़ेगा। यानी इन्होंने सन्यासी जीवन को प्रमोट किया। ये कहे कि तुम सन्यास धारण करके ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। समझ गए हैं ना? यानी सात्विक जीवन को अपनाने की सलाह दी इन्होंने। और इसी के सबसे बड़े प्रमोटर हुए गोरखनाथ, जो गोरखपुर में देखते हैं। नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है गोरखपुर में, नहीं? और वहाँ देखेंगे, कभी गए हैं कि नहीं? जाइएगा घूमने के वजह से। और वहाँ अभी तक करीब 24 नाथ संप्रदाय के गुरु हैं, सबकी मूर्ति लगी हुई है वहाँ पे, नहीं? उसी के प्रवर्तक हैं ये योगी आदित्यनाथ, इसी संप्रदाय के। हाँ, इसी संप्रदाय के वो प्रवर्तक हैं योगी आदित्यनाथ, ठीक है? इसलिए तो वहाँ रखते हैं। तो कहने का अर्थ है कि इन्होंने इनमें बहुत सारे, यानी ये प्रमुख रूप से 9 हुए। गोरखनाथ, चरपटीनाथ, आगे देखेंगे, ये सारे हुए। यानी इनकी सांकेतिक संख्या 9 थी और इनकी सांकेतिक संख्या 84 थी, ठीक है? यानी सिद्ध के जो गुरु हुए जिनमें की संख्या 84 मानी जाती है, जिसमें प्रमुख रूप से सरहप्पा, कन्हप्पा, लोईपा, सबरप्पा ये सब थे। यानी सबके अंत में पा लगा हुआ है, नहीं? सरहप्पा, कन्हप्पा, लोईपा, सबरप्पा, नहीं, ये सब 84 थे, जिसमें सबसे प्रमुख सरहप्पा हुए, सरहप्पा। और इनका निवास स्थान अपने नालंदा बिहार में था। नालंदा में रह करके ये साहित्य की रचना करते थे और लोगों को जो प्रॉब्लम था उससे निकालने की कोशिश करते थे। यानी इनका समय जो है 7वीं से 8वीं शताब्दी का, सदी का है, नहीं? और हिंदी साहित्य का प्रथम कवि भी इनको माना जाता है, ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन थे? सरहप्पा। इनकी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है? उसी तरह नाथ साहित्य में, यानी ये गोरखनाथ, नहीं, गोरखनाथ अपने गोरखपुर वाले में है। ये आपको 10वीं से 11वीं सदी के हैं, ठीक है? यानी इन्होंने गृहस्थ जीवन को अपनाते हुए, सांसारिक सुखों का उपभोग करते हुए, मांस मदिरा यानी पंच मकार के सिद्धांत को अपनाते हुए ईश्वर की प्राप्ति की बात की, नहीं? और इन्होंने सांसारिक जीवन को छोड़ने की बात की, पंच मकार के सिद्धांत को त्याग दिया, यानी गृहस्थ जीवन को अपनाने की बात की। हाँ, सॉरी, सन्यासी जीवन को। यानी इन्होंने कहा कि सन्यास धारण करके ही तुम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो, ठीक है? तो 2 धाराएं हो गई। इन्हीं को नाथ संप्रदाय कहते हैं और इनको सिद्ध संप्रदाय। सिद्ध है, सिद्ध का अर्थ है कि ये सब चीज में सिद्ध हैं, सब चीज का उपभोग कर रहे हैं। समझ गए ना? ये गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, महिलाओं के साथ रह रहे हैं, नहीं, सबके साथ उपभोग हैं। क्या है जी? चलिए बाद में चाय पीजिएगा, आप लोग क्लास पे ध्यान दीजिए। कम से कम 2 घंटा कॉन्सेंट्रेट रहिए, ठीक है जी? यानी कहने का अर्थ है इन्होंने सन्यासी जीवन धारण करने की बात की, सत्य पे चलने की बात की, नहीं, सात्विकता की बात की, सात्विक जीवन अपनाने की बात की। और तब इन्होंने अपने सिद्धांत को स्थापित करने की कोशिश की। तो इन्होंने अपने सिद्धांत को नालंदा बिहार वाले में किया और इन्होंने यूपी गोरखपुर वाले में किया, ठीक है जी? यहाँ तक क्लियर है? अब आएंगे हम लोग, यहाँ देखेंगे चारण साहित्य, नहीं? चारण और रासो साहित्य में आप लोगों ने देखा कि इसमें 2 धाराएं हैं। वीरता प्रधान का, वीरता प्रधान का अर्थ क्या हुआ? छोटे राजा, सामंत, जमींदार जब युद्ध भूमि में जाते हैं तो उनके जोश को जब बढ़ाने के लिए, उनको ओज को बढ़ाने के लिए, उनके शक्ति को बढ़ाने के लिए जिस तरह की काव्य की रचना होती है उसको वीरता प्रधान काव्य कहते हैं।
यानी कहने का अर्थ है रासो और चारण साहित्य में दो धाराएं होती हैं, एक वीरता प्रधान और दूसरा श्रृंगार प्रधान। नहीं, तो वीरता प्रधान के सबसे प्रमुख कवि चंद्रवरदाई हुए। चंद्रवरदाई नहीं, चंद्रवरदाई, आप नाम सुने होंगे बचपन में। नहीं, ये वीरता प्रधान के सबसे प्रमुख कवि हैं और इनकी प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो। प्रमुख रचना पृथ्वीराज रासो, और ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि भी थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि हैं और इन्होंने वो कविता लिखी है 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, तापर बैठे मोहम्मद गोरी चुको मत चौहान। समझ? हाँ, तो कहने का अर्थ है चंद्रवरदाई वीरता प्रधान के प्रमुख कवि हैं। और भी अन्य कवि हैं जिनकी प्रमुख रचना क्या है, पृथ्वीराज रासो, और ये 11वीं सदी के थे। दिल्ली के क्षेत्र, दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में, दिल्ली और राजस्थान का जो बेल्ट है उस क्षेत्र में इनकी साहित्यिक रचना का क्षेत्र था। और हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेगा हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे कहते हैं, हिंदी साहित्य के प्रथम कवि किसे कहते हैं, सरहप्पा। याद हो गया, भूलने वाली चीज है जी। चलिए, श्रृंगार प्रधान, श्रृंगार प्रधान यानी महाराजा के मनोरंजन के लिए, यानी महिला सौंदर्य का वर्णन। नहीं, महिलाओं के सौंदर्य का वर्णन जिस साहित्य में हो उसको श्रृंगार प्रधान कहते हैं। नहीं, यानी नख शिख वर्णन कहा जाता है इसको। नख शिख का अर्थ है पैर के नाखून से लेके सर तक का वर्णन। जिस साहित्य में हो उसको श्रृंगार प्रधान साहित्य कहा जाता है। और इसके सबसे प्रमुख कवि हैं बीसल देव रासो। ठीक है, सॉरी, ये ऊपर नीचे हो गया। नरपति नल्हा, नरपति नल्हा जो है ये प्रमुख कवि हैं और इनकी रचना है बीसल देव रासो। ठीक है, वीरता प्रधान के प्रमुख कवि चंद्रवरदाई और इनकी रचना पृथ्वीराज रासो। नहीं, और हिंदी साहित्य के प्रथम महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य, ये प्रथम कवि और प्रथम महाकाव्य। ठीक है, और श्रृंगार प्रधान के सबसे प्रमुख कवि नरपति नल्हा और इनकी रचना बीसल देव रासो। और यह 11वीं सदी के हैं और दिल्ली और पश्चिमोत्तर भारत वाले क्षेत्र में, नहीं यानी पंजाब हरियाणा वाले बेल्ट में ये हैं। ठीक है जी, आप सुबह से आते हैं, कुछ खा पी के आते हैं ना, है? बहुत लंबा हो जाता है, नहीं तो कुछ रख लिया कि जे बैग में। हाँ, घर जाने का मन नहीं करता है। नहीं, ठीक है, नहीं वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ खाने पीने का व्यवस्था, बिस्किट हो गया कुछ, या रूम पे ही कुछ बना के रख लिया कीजिए। कुछ बना के सुबह में 1 घंटा पहले जगिए, बना के रख लीजिए। हाँ, फ्रूट्स रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए। खाना खुद बनाते हैं, होटल में खाते हैं? हाँ, तो बनाने का व्यवस्था जब हो जाता है ना, तो फर्स्ट क्लास 2-3 रोटी बना लीजिए, भुजिया सब्जी बना लीजिए, रख लीजिए, वो आपको स्वस्थ रखेगा, मार्केट का नहीं। समझ गया ना? हाँ, तब बना के ही खाना चाहिए। देखो बाबू, पढ़ना कितना है? 8 घंटा, नहीं बाकी में 6 घंटा सोना है, बाकी के समय नहाने धोने खाने के लिए ही है ना। तो किसी से इधर उधर टाइम पास करने से अच्छा है कि अपने से खाना बना लो। सुबह शाम अगर आप खाना बनाओगे, 2 लोग मिल के बना लो। नहीं, अगर खाना बनाओगे तो 35-40 मिनट में खाना तैयार हो जाता है। फर्स्ट क्लास दाल भात सब्जी, दाल चावल सब्जी, कुछ भी। हाँ, सुबह नहीं लगता है। एक आदमी का खाना बनाने में, 2 आदमी का खाना बनाने में कितना टाइम? तो थोड़ा कम कीजिए। देखिए, अरे कुकर, हाँ कुकर में सेपरेटर आता है ना, दाल चावल एक ही बार कंप्लीट। अरे और उसमें नहीं, और उसमें आलू रख देंगे तो डीबीसी हो गया, दाल चावल चोखा। नहीं, ये सब देखिए, मंडे टू फ्राइडे इस तरह का काम चलाइए।
सैटरडे संडे मन से छक के खाइए नॉनवेज, नहीं आराम से लाइए और पार्टी करके खाइए। पार्टी देखिए, सप्ताह में एक दिन रिलैक्स करना है, अपने पसंद का मन पसंद बनाइए, मन पसंद खाइए, और फिर सप्ताह में मंडे से लग जाइए। नहीं आना चाहिए, उदासीनता नहीं आना चाहिए। चलिए बाबू आइए यहाँ। यानी श्रृंगार प्रधान काव्य की रचना कहाँ? दिल्ली के और पश्चिमोत्तर वाले क्षेत्र में, दिल्ली हरियाणा पंजाब वाले क्षेत्र में नहीं इनका वर्चस्व था। इसके बाद आएंगे लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में क्या है? दोनों प्लस है, नहीं यहाँ धार्मिक साहित्यकार भी हैं और दरबारी साहित्यकार हैं। ये धर्म से भी प्रेरित हैं और दरबार में रह के कविता की रचना करते हैं। यानी यहाँ अमीर खुसरो, नहीं अमीर खुसरो का समय 1255 से लेकर के, और ये दिल्ली में ही रहे हमेशा। नहीं इन्होंने तबला का आविष्कार किया, सारंगी का आविष्कार किया, नहीं मुकरी का आविष्कार किया, गज़ल का आविष्कार किया, सब पढ़ेंगे हम लोग। यानी दरबार में रह करके इन्होंने समाज को मनोरंजित किया, उसके लिए साहित्य की रचना की। ये हाँ बस, हाँ 4 लाइन का 3 लाइन का सवाल और 1 लाइन का जवाब, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग यहाँ आएंगे तो वो सब विशेष पढ़ेंगे। विद्यापति, विद्यापति का नाम सुने होंगे, नहीं ये मिथिला के राजा रतन सिंह नहीं के दरबार में दरबारी कवि थे, और इनकी प्रमुख रचना पदावली है। पदावली है और ये भक्त कवि हैं, समझे, भक्त कवि हैं। भक्त कवि का अर्थ है ये शिव के परम भक्त थे, समझ गए ना, शिव के भक्त थे। कहा जाता है कि शिव इनके भक्ति से इतना प्रभावित हुए कि इनके घर में आकर के नौकर के रूप में रहते थे, समझ गए ना। और उनका नाम इन्होंने रखा था उगना। उगना उगना यानी जब ये शिव नौकर बन करके आए घर में, भक्त कवि थे, तो ये तो पहचान गए, अरे भगवान आप यहाँ। तो कहें कि देखो तुम पहचान रहे हो, लेकिन किसी दूसरे के सामने जिस दिन तुम मेरा नाम लोगे उस दिन मैं अंतर ध्यान हो जाऊंगा यहाँ। और इनकी जो पत्नी थी ये बहुत ऐसा आराम वाली प्रवृत्ति की थी, कुछ काम करना नहीं चाहती थी, इसलिए नौकर के रूप में थे और उनसे काम वो करवाती थी। तो इनको तकलीफ लगता था, नहीं दुखी होते थे। फिर भी ये शर्त रखे थे शिव कि जिस दिन तुम बता दोगे कि मैं भगवान हूँ तो मैं अंदर ध्यान हो जाऊँगा, अगर मुझे देखना है तो तुम इसी रूप में देखो, ठीक है। तो एक दिन काम कर रहे थे, काम में कुछ गड़बड़ हुआ तो इनकी पत्नी झाड़ू लेकर के चली इन पर, समझे कि अरे ये नहीं होता है गाली दे करके कि काम नहीं करता है, दे झाड़ू बस। तभी ये जो विद्यापति थे पकड़े पत्नी को, कहे अरे ये साक्षात तो शिव हैं, इनको तुम वो कर रही हो। तब तक अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए तो उनके भक्ति में ये पागल हो गए, विरह हो गए। विरह भक्ति में वो लिखते हैं उगना रे उगना कतेऊ गैलो रे उगना। कतेऊ का अर्थ है ये दरभांगी मिथिला शब्द है, मिथिला में लिखते हैं कविता। उगना रे उगना कतेऊ गैलो रे उगना, यानी हे भगवान आप कहाँ चले गए मुझे छोड़ करके, अंतर ध्यान हो गए। नहीं तो ये विरह भक्ति करते हैं शिव की। गंगा की भी भक्ति करते हैं। कह गए थे कि जब भी वहाँ आसपास के लोग थे उनसे कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम लोग मेरा दाह संस्कार मत करना, मुझे तुम लोग ऐसे ही छोड़ देना। तो कहा जाता है जहाँ इनकी मृत्यु हुई गंगा घाट से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर था, तो वहीं पे छोड़ दिया गया कि गंगा मैया में इतनी शक्ति होगी, मेरी भक्ति से अगर खुश होंगी तो वो खुद आकर के मुझे ले जाएंगी। तो कुछ ऐसी घटना हुई, अभी वहाँ लोग कहता है कि ऐसी घटना हुई कि गंगा की धारा मुड़ी और मुड़ करके उनको बहवा करके ले गई, समझे। ये हमारे भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति में इस तरह के लोग हुए हैं जो अपने भक्ति से ईश्वर को अपने धरती पे बुला लिए हैं, इतनी भक्ति में शक्ति थी। तो इसलिए कहा जाता है ये शिव के भक्त थे, गंगा के भक्त थे। और ये यहाँ पदावली में शिव की महिमा का ही वर्णन है,
गंगा के महिमा का वर्णन है। ठीक है, इसको हम लोगों को पढ़ना है, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है। जब मैं लौकिक साहित्य पढ़ाऊंगा तो इसको भी पढ़ाता हूँ, क्योंकि लिंकअप बनेगा जब ये पढ़ेंगे। सिलेबस में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन लौकिक साहित्य इसका पार्ट है, इसलिए मैं इसको इंटरलिंक करता हूँ। ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं? नहीं? अरे, आदिकाल में कितनी धाराएं? 3 धाराएं। कौन कौन? धार्मिक साहित्य, रासोचारण साहित्य, लौकिक साहित्य। नहीं, धार्मिक साहित्य में 2 धाराएं, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। बौद्ध में 2 धाराएं, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। जैन में, सॉरी जैन का हम लोग नहीं देखें, यानी जैन में एक ही है, वो दरबारी कवि रह गए, वो हेमचंद्र सूरी उनका नाम है। ठीक है, हेमचंद्र सूरी, हम लोग उसको देख लें, यानी जैन साहित्य। जैन साहित्य में हेमचंद्र जो थे ये गुजरात के दरबारी कवि थे 10वीं 11वीं सदी का। क्योंकि इनका विकास इसलिए नहीं हुआ कि क्रमिक रूप से इसका पतन हो गया, नहीं। पतन क्यों हो गया? क्योंकि यह बहुत, इसके जो भी नियम कानून थे बहुत सख्त थे, नहीं, इसलिए इनका पतन हो गया। और इन्होंने जनता से अपने को मिला करके संचालित करके काम किया, इसलिए ये आगे बढ़े। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि यहाँ जैन साहित्य। ठीक है, तो आप देखेंगे आदिकाल में 3 धाराएं चलती हैं। कौन कौन? धार्मिक साहित्य, रासोचारण साहित्य और लौकिक साहित्य। ठीक है, धार्मिक साहित्य में 2, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य में 2, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। सिद्ध साहित्य कौन, सिद्ध साहित्यकार कौन थे? कौन थे? हाँ, सरहप्पा प्रमुख कवि थे। उनकी प्रतीकात्मक संख्या कितनी? 84। नहीं, इनका मानना क्या था कि ये संसारिक जीवन को अपनाते हुए, नहीं, पंच मकार के सिद्धांत को अपनाते हुए, यानी मांस, मदिरा, मैथुन, मछली का उपभोग करते हुए ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। और उन्हीं में से नाथ जो थे, नाथ का क्या था? यानी इन्होंने संसारिक जीवन को त्याग दिया। इन्होंने कहा कि गृहस्थ जीवन को तुम त्यागो, नहीं, सन्यासी जीवन को अपनाते हुए तुम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो, नहीं, नकार दिया। यहाँ रासों में आएंगे, रासों में 2 धाराएं, एक वीरता प्रधान और एक, वीरता प्रधान के प्रमुख कवि पृथ्वीराज रासो, नहीं, चंद्रवरदाई, इनकी प्रमुख रचना पृथ्वीराज रासो। और श्रृंगार प्रधान के नरपति नल्हा, नहीं, इनकी प्रमुख रचना बिसल देव रासो। दोनों में अंतर क्या है? ये युद्ध भूमि में साहित्य की रचना हो रही है और श्रृंगार में महिला सौंदर्य का वर्णन हो रहा है। ठीक है, मनोरंजन के लिए। और तीसरा है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में 2, अमीर खुसरो और विद्यापति। बस कंप्लीट हो गया, इनके बारे में लिख देंगे, आंसर कंप्लीट है। जरा टॉफ जी 600 नहीं, लंबा लगता है ना। चलिए, एक काम कीजिए, आप इसको लिख लीजिए, बना लीजिए। हाँ हाँ, मैं छोटा कर दे रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिए। अब मैं बढ़ा दूंगा, आप लोग लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, समझे। पूरा कॉपी ऐसे चेंज कर दीजिए, ऐसे करके, हाँ, उस तरह का नहीं, अरे इस तरह का, हाँ, अब पूरा एकदम बनाइए, स्पष्ट बना लीजिए। 1-2 बार देखेंगे, याद हो जाएगा, समझ गए ना। और इसी का विश्लेषण कल हम लोग कर लेंगे, आपका पूरा आंसर तैयार। क्या? हाँ, विशेष नहीं, वो मत लिखें, वो मैं कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा तब लिखेंगे। आप सिर्फ ये इसको चार्ट को बनाए ना, सिर्फ चार्ट को बना लें। कल से बाबू हम लोग सोच रहे हैं 1 बजे कर दें या 1:30 बजे? 12:30, हाँ, 1 बजे से रखते हैं।
1 बजे से 3 बजे तक। 3 बजे रहेगा ना तो थोड़ा 10 मिनट आगे पीछे भी कर लेंगे हम लोग, नहीं? इसको आज घर पे जा करके बिना देखे 2 बार 3 बार लिख लेना है, ठीक है? हाँ, और इसी तरह चार्ट बना करके कहीं दीवार में चिपका देना है, कहीं कर देना है, नजर जाते रहेगा, याद हो जाएगा। प्रतीकात्मक संख्या यहाँ पे आप लोग ऐसे ब्रैकेट्स में 9 लिखते हैं, ब्रैकेट में 84। मैं चर्चा करूंगा आगे, ठीक है, चर्चा करूंगा।